हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता देवी अपने कमरे में बैठकर अपने बेटे निक्की को आवाज लगाकर बोलती है। अरे बेटा निक्की, कहाँ है तू? जरा मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अरे कहाँ है निक्की, सुनाई नहीं दे रहा क्या? निक्की अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर भी वो उसे नजरअंदाज कर अजीब सा मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है। बहू के होते हुए भी ना मेरी माँ को चैन नहीं है, हमेशा मुझे ही आवाज लगाएगी। अब इनकी बहू अपाहिज है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या इनके सारे काम का ठेका मैंने लिया हुआ है? मैं तो नहीं जा रही, अपने कानों में हेडफोन लगा के बैठ जाती हूँ, कह दूंगी कि सुना ही नहीं मैंने। निक्की हेडफोन लगाकर बेड पर बैठ जाती है और बेचारी बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ललिता उसके कमरे में आती है और उसे फटकारते हुए बोलती है। कामचोर, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे माँ, कानों में हेडफोन लगा था ना तो सुनाई नहीं दिया। वैसे कोई काम था क्या? हाँ काम था, तभी आवाज लगा रही थी ना। क्या काम था बताना जरा। और वैसे भी माँ, आप भूलो मत कि घर में आपकी बहू भी है, आप उससे भी तो काम करवा सकती हो ना। अब वो अपाहिज है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काम तो उसे करना पड़ेगा। अरे वो अपाहिज है तो क्या हुआ, तेरी भाभी है, समझी? और हाँ, तेरे दिल में कोई इंसानियत नहीं है क्या? मेरी भी बहुत सारी सहेलियों की भाभियां हैं जो घर का सारा काम करती है, लेकिन एक मेरी भाभी है सारा दिन आराम ही करती रहती है। अरे उस अपाहिज को निकालकर भैया की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? हे राम जी, एक लड़की होके तू ऐसी बात कर रही है? अरे दुर्घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हम उसका साथ छोड़ दें? देखो, मुझे ये सब नहीं पता। आप न सिर्फ एक अच्छी सास होने की माला जपते रहो, मगर मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। ठीक है, मत कर, मगर अब तेरी शादी ना मैं जल्दी ही करवाऊंगी, ताकि ससुराल जाकर तुझे भी अक्ल आएगी। जो तेरी ये जुबान चलती है ना, ये सब बंद हो जाएगी वहाँ जाकर। अरे अच्छा ही है, करवा दो मेरी शादी। कम से कम रोज रोज आपके ये बेकार के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। खामखा मेरे कान से खून निकाल देती हो। ललिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ललिता की बहू भूमि, जो कि अपनी सास और ननद दोनों की बात सुन लेती है। भूमि एक बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाती है और चाय बनाकर अपनी सास को देती है। तभी उसकी सास बोलती है। अरे बहू, तू क्यों बनाने लग गई चाय? अरे मैं खुद बना लूंगी, तू जाकर आराम कर अपने कमरे में। अरे माँ जी, सारा दिन तो आराम ही करती हूँ, मैंने सोचा जो काम कर सकती हूँ कम से कम वही कर लूँ। फिर भी तुझे आराम करना चाहिए। और तूने दवाई ली अपनी? हाँ माँ जी, ले ली। और माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा आज? अरे मैं खुद देख लूंगी क्या बनाना है और क्या नहीं, तू बस आराम कर जाके और मेरी आंखों के सामने रहा कर। माँ जी, आप भी ना। बहू, मुझे ना माफ कर दे, मैं कितना बुरा करती थी तेरे साथ, मगर तू असल में मेरी बहू नहीं बेटी है। माँ जी, मैंने भी तो आपको माँ माना है ना, और जो हुआ उसे भूल जाओ, वो एक बुरा वक्त था। कैसे भूल जाऊं बहू कि आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ जी, आज तो आपने ये बोल दिया, मगर आज के बाद मत बोलना। जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी, आप उसका नाम खुद पर मत लो। इतना बोलकर भूमि अपने कमरे में चली जाती है और ललिता भी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके अपने और भूमि के कुछ बीते हुए दिनों को याद करती है। ललिता आए दिन अपनी बहू को हर छोटे काम के लिए ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन भूमि रसोई में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसके हाथों से एक कांच की प्लेट फिसलकर फर्श पर गिरकर टूट जाती है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर ललिता और उसकी बेटी निक्की दोनों ही रसोई में जाती हैं और भूमि को सुनाना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, प्लेट तोड़ दी, पूरा का पूरा डिनर सेट खराब कर दिया। अरे नास पिटी, इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? माँ जी, मुझे जो कहना है कह लो, मगर इस तरह मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। प्लेट मुझसे टूटी है, उसमें उनका क्या दोष? दोष ये है कि तुम उनकी बेटी हो, इसलिए सुनना भी तुम्हें ही पड़ेगा। प्लेट टूट गई है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मगर प्लीज मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। मैं ध्यान से काम करूँगी ताकि कोई गलती ना हो। ओहो हो, अच्छा भाभी, माफी मांग के एहसान जता रही हो? जुबान चलाने में तो आगे है, वैसे ही काम भी कर लिया कर। आज के बाद कोई नुकसान किया ना तो उससे ज्यादा नुकसान मैं आपका कर दूंगी। वैसे भी आप दहेज में कुछ खास लेकर तो आई नहीं हो, कम से कम हमारे बर्तन तो साबुत रहने दो, उन्हें क्यों फोड़ रही हो? दोनों माँ बेटी भूमि को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता अपनी बेटी से बोलती है। जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है महारानी की?
उसको अभी ये नहीं पता कि मुझे जुबान काटनी भी आती है। हाँ माँ, इन बहुओं को जितना अपनी मुट्ठी में रखो ना उतना ही अच्छा है, वरना सर पर चढ़ के नाचने में देर नहीं लगाती। अच्छा ये सब छोड़, तू एक काम कर, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। ओफो माँ, आप भी ना अपनी बहू से मांग लो ना। वैसे तू है बड़ी कामचोर, अपनी माँ को भी पानी नहीं दे सकती। माँ मैं नहीं जा रही, या तो आप खुद चली जाओ या फिर भाभी से ले लो, मुझे मत कहो। रहने दे तू, वैसे भी मुझे बहू के साथ मार्केट जाना है तो उसी से मांग लेती हूँ पानी। ललिता और भूमि दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां लेती है। तभी ललिता रोड के उस पार जाने लगती है और उसके सामने से एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उससे टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी भूमि अपनी सास को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार देती है, मगर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर कार के नीचे आ जाते हैं। आसपास के लोगों की मदद से ललिता उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाती है, जहां डॉक्टर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें याद करके ललिता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहाँ निक्की आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आप रो क्यों रही हैं? उस अपाहिज भाभी ने आपको चाय नहीं दी क्या? तमीज से बात कर समझी, आज जो उसकी हालत है ना वो मेरी वजह से है। अगर वो मुझे ना बचाती तो ये सब मेरे साथ होता। मतलब ये कि आज भूमि की जगह मैं अपाहिज होती। अगर उस दिन भूमि ने मुझे ना बचाया होता तो आज उसकी जगह मैं होती। मतलब हुआ क्या था माँ? सुन फिर। ललिता और भूमि दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां लेते हैं। तभी ललिता रोड के उस पार जाने लगती है और उसके सामने से एक तेज रफ्तार से आती कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी भूमि अपनी सास को बचाने के लिए धक्का मारती है, मगर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर कार के नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद उसके पैरों की ये हालत हो गई। मगर माँ आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? अरे वो तेरी भाभी है ना, वो प्यार की मूर्ति है। इतना सब होने के बाद भी उसके मन में कुछ गलत नहीं आया। आज भी हम दोनों को उतना ही प्यार करती है वो। माँ ये बात बताकर तो आपने मेरी नजरें शर्म से झुका दी है, पर क्या माँ भाभी का कोई इलाज नहीं हो सकता? वो कभी ठीक नहीं हो सकती क्या? इस बारे में डॉक्टर ने कहा था कि थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से नहीं चल पाएगी, मगर इसको बैसाखी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि भाभी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, शायद कोई हल निकल जाए। अगले दिन निक्की अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर भूमि के पैरों को घुमा फिरा कर देखते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं, पहले से काफी ठीक है, आप थोड़ा सा चल के दिखाओ बिना बैसाखी के। भूमि धीरे धीरे चलकर डॉक्टर को दिखाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप एक काम करो, सुबह सुबह अपनी भाभी को चलाया फिराया करो, जो दवाइयाँ दी हैं उनको टाइम से लगाकर पैरों की मालिश किया करो और साथ ही खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह निक्की और ललिता दोनों मिलकर भूमि की अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे भूमि बिना सहारे के खुद चलने लगती है। ये देखकर ललिता और निक्की दोनों ही बहुत खुश होते हैं। शंकर अपनी बीवी तापसी के साथ अपनी बहन गंगा की सगाई की तैयारियों के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां गंगा और तापसी कुछ ज्वेलरी देखने लगती है। तभी शंकर को एक फोन आता है और वो शॉप से बाहर जाकर फोन पर किसी से बातें करते हुए बोलता है, क्यों री, क्यों मुझे इतना तंग कर रहा? मैं तुझे बोली ना एक बार शंकर नहीं आएंगे, क्यों पीछे पड़ा है? हलकट, अच्छा अब चल रख, मुझको शॉपिंग करने दे। शंकर फोन रखकर अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पार्लर पर पड़ती है और वो पार्लर के अंदर जाकर पार्लर वाली से कहता है, अरे सुनना, मुझे एक बहुत बड़े फंक्शन में जाना है, मुझको अच्छे से बिंदी लिपस्टिक ला के तैयार कर दे ताकि मैं फंक्शन में सबसे सुंदर लगूं। क्योंकि पार्लर वाली उनको जानती थी, इसीलिए वो शंकर का ऐसा रूप देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और जल्दी से तापसी को फोन करके उसे अपने पास बुला लेती है। तापसी और गंगा के आते ही शंकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और उस पार्लर वाली से बोलता है, अरे अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो, मेरी तो बस एक ही बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि वो कल परी जैसी दिखे। अरे तुम दोनों यहाँ आ गई,
मैं तो इनसे बात करके आ ही रहा था। पर इन्होंने तो मुझे फोन कर कर बोला कि सर आए हैं, एक बार आप दोनों आकर पहले अच्छे से बता देती कि मैं कौन सा मेकअप करूं, बस इसलिए। पर तुम फोन पर तो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और कह रही हो। नहीं, मैं बस यही बोल रही थी। पार्लर वाली शंकर का बदलता बर्ताव देखकर सब कुछ समझ जाती है और उस टाइम बातों को घुमाकर उसे जाने देती है। तीनों शॉपिंग करके घर जाते हैं, जहाँ पर कुछ साड़ियाँ दिखाने वाला घर में आया होता है और सभी घर वालों के साथ वो तीनों भी बैठकर साड़ियाँ पसंद करने लगते हैं। ऐसे में एक बनारसी साड़ी पर शंकर की नजर पड़ती है और वो साड़ी को पकड़कर बोलता है, कब से ऐसी ही साड़ी ढूंढ रही थी मैं, आज मिली है जाके। एक काम करो भैया, इसको पैक कर दो जल्दी से। अरे अरे नहीं, रुको तुम, मैं यही ट्राई करके देखती हूँ। भैया भैया क्या हुआ आपको? शंकर, आजकल आप कैसी हरकतें कर रही हैं? आखिर आपको हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या मैं अपनी बहन के लिए साड़ी पसंद नहीं कर सकता? ये साड़ी मैंने गंगा के लिए ली है और उसी को ट्राई करने के लिए दे रहा था मैं तो। ओह, मुझे लगा। क्या लगा? कुछ नहीं। गंगा, तुम एक काम करो, ये कुछ साड़ियाँ हैं, देख लो, तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना। गंगा शंकर के हाथों से साड़ी लेकर उस साड़ी को साइड में रखकर दूसरी साड़ी पसंद करने लगती है। तभी शंकर उस साड़ी को ले जाकर एक औरत की तरह तैयार होकर सभी के सामने आता है और उन सबके सामने ताली बजाकर उनसे कहता है, अरे बता कैसी लग रही मैं? शंकर, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने? घर में इतने सारे मेहमान हैं, कल गंगा की सगाई है और आप इस तरह से कर रहे हैं। ए, तू चुप करना और ये बता, इस साड़ी में कैसी लग रही मैं? तू छोड़। ए गंगा, तू बता कैसी लग रही हूँ मैं? इतना बोलकर शंकर पूरे घर में ताली बजा बजा कर घूमने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। रात को जब शंकर होश में आता है तो सभी लोगों के साथ नीचे खाना खाने के लिए टेबल पर बैठकर वो अपनी बीवी से कहता है, तापसी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। जल्दी से खाना लगा दो, खाकर सर दर्द की दवाई लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। आपको हो क्या गया है? आप औरतों की तरह चूड़ियाँ पहनकर और ये ताली बजा बजा कर क्यों घूम रहे हैं पूरे घर में? अरे ये सब क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? गंगा, समझा ना अपनी भाभी को। मुझे तो लगता आज इसने मेरी बोतल में से थोड़ी सी चढ़ा ली है। जी, चढ़ाई मैंने नहीं, चढ़ाई तो आपने है, वो भी पता नहीं कौन सी, कि नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको ये तक होश नहीं है कि आप एक लड़की बनकर घूम रहे हैं पूरे घर में। अरे पार्लर वाली को भी आपने जाकर कहा कि अच्छा सा मेकअप कर दो, मेरे घर में फंक्शन है। कभी साड़ी लपेट कर पूरे घर में घूमे जा रहे हो। आखिर आपको हुआ क्या है, बताइए मुझे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंकर को कुछ समझ नहीं आता कि उसे ये सब क्या और किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तभी शंकर के पिता देव उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलते हैं, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता और कुछ ही दिनों में तेरी बहन भी यहाँ से चली जाएगी और अगर तेरी इन हरकतों के बारे में किसी को पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे? हैरी बुड्ढा बड़ा रंगीला हो रो है, शर्म ना आती तुझको एक गैर औरत को छूते हुए? इतना बोलकर वो देव को धक्का मारकर खुद से दूर कर देता है। साथ ही गंगा से वो कहता है, देख कैसे पड़ो बुड्ढो सांड की तरह। ये बोलकर शंकर एक बार फिर से उसे मारने जाता है, पर तापसी बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और फिर कहती है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मेरे पति से? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज उन्हें छोड़ दो। अरे घनी समझदार है तू तो। चल मैं तेरे सारी बातों का जवाब देती हूँ। मैं एक हिजड़ा हूँ और मेरा नाम है चंदा। तेरे पति ने कुछ नहीं किया तो तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे शंकर मिला। तो तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? मैं न तंग कर रही किसी को, मैं तो अपनी मौत का बदला लेना आई हूँ और गंगा को उस हैवान से बचाने आई मैं जिससे कल इसकी सगाई हो रही। तुम्हारा मतलब क्या है? जिससे कल तेरी सगाई हो रही ना, उन लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला क्योंकि मैंने उनको जमीन ना दी अपनी। हम सारे हिजड़े रहते वहाँ एक साथ
अगर वो जमीन उनको दे देती तो हम कहाँ जाते। ये समाज इतना भलो चंगो ना है जो हम जैसे हिजड़ों की मदद करे, कोई ना पूछता मोको। तो तुम अपना बदला उनसे जाकर लो ना। मेरे शंकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उनका शरीर त्याग दो। और मैं ना कर रही कुछ, शंकर को क्यों टेंशन ले रहे तुम सब। मैं तो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद मैं शंकर के शरीर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने देश। उसके बाद वो अपनी मौत के बारे में भी सब बताती है कि आखिर किस तरह उन गुंडों ने एक एक करके लोहे की रॉड से मार मार कर आखिरी सांस लेते हुए रोड पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था। तब शंकर वहाँ आया और उसने उसकी मदद की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ चुकी थी। तो बस तू अपना मुंह बंद कर ले। उसकी ये धमकी सुनकर सभी डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अगले दिन लड़के वाले गंगा के घर सगाई के लिए आते हैं और घर में कोई तैयारी ना देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी चंदा सबके सामने आती है और उसको देखकर उनको सब कुछ याद आ जाता है। वो सब चंदा से माफी मांगने लगते हैं, पर चंदा किसी की भी नहीं सुनती और उनका गला दबाकर अपनी मौत का बदला ले लेती है। साथ ही उसके बाद शंकर का शरीर भी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और शंकर अपने परिवार के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।